हाल ही में आरबीआई की एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के दौरान आरबीआई के गवर्नर ने कई इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर जो एमपीसी की हालिया बैठक थी उसमें क्या डिसीजन लिए गए और इन डिसीजंस की वजह से आप पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार यहां पर ये देख लिया जाए कि जो पूरा टॉपिक है किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आप यूपीएससी की बात करते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको इस पूरे टॉपिक की इंपॉर्टेंस नजर आ जाएगी। जीएस पेपर 3 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इंडियन इकोनॉमी का एक सेगमेंट है और उस लिहाज से जो पूरा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपीसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इकोनॉमी का, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें खबर क्या है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 2024, RBI keeps repo rate unchanged at 6.5% for the 10th time in the row, यानी कि पिछले 10 बार से लगातार आप कह सकते हैं कि आरबीआई ने अपना जो रेट है उस रेट को अनचेंज रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है और अभी भी हमारा जो रेपो रेट है वो 6.5% के आसपास बना हुआ है। हालांकि आरबीआई ने अपने स्टांस में जरूर बदलाव कर लिया है और अब आरबीआई का जो नया स्टांस है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो हो गया है न्यूट्रल। तो इस पर और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं तो आपके लिए 2 नए बैचेस जो हैं वो हमारे अलग अलग सेंटर्स पर शुरू हो रहे हैं। इसमें से पहला बैच जो है वो आपको करोल बाग सेंटर पर मिलेगा हिंदी माध्यम के लिए। इसकी शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कोर्स आपका लखनऊ में है, उसकी शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप वहां किसी भी आसपास रहते हैं तो आप सेंटर्स पर विजिट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहां से आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अगर कुछ डेटा की बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या चीजें निकल करके आई उसको अगर आप समझे तो सबसे पहले यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है और जो रेपो रेट है वो लगातार 10वीं बार जो है उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है और ये अभी भी 6.5% के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि मौद्रिक पॉलिसी कमेटी ने अपने रुख में बदलाव जरूर कर लिया है। पहले ये रुख था वो आपका विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन था, अब इसको बदल करके न्यूट्रल कर दिया गया है। जब भी अपने रुख में बदलाव होता है, जब भी रुख जो है न्यूट्रल की तरफ आता है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत उम्मीद है कि अगली बार जो बैठक होगी वहां पर जो है आपका पॉलिसी रेट में कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली यहां पर हमने पॉलिसी रेट की बात की। इसके अलावा आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो रिटेल इन्फ्लेशन है और जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका पूर्वानुमान भी जारी किया है। रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के आरबीआई का कहना है कि इस साल हमारी जो महंगाई है वो तकरीबन 4.5% के आसपास रह सकती है और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 7.2% के आसपास रह सकती है। इसके अलावा ये जो डिसीजन है ये आपका 5:1 की मेजॉरिटी से लिया गया। इसमें एक जो मेंबर हैं जो विरोध में थे उनका नाम है नागेश्वर कुमार, जो कि सरकार की ओर से चुने गए हैं और इनका ये मानना था कि हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी जो बेंचमार्क रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की हमें कटौती करनी चाहिए। लेकिन जो अन्य 5 सदस्य थे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इसीलिए कोई भी बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आपका दर अपरिवर्तित है इसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार लंबे समय से बातचीत हो रही थी कि आरबीआई जो है अक्टूबर महीने में अपने रेपो रेट में कटौती कर सकता है, लेकिन कटौती क्यों नहीं गई। उसके पीछे के रीजंस अगर आप देखें तो सितंबर महीने में जो इन्फ्लेशन है उसमें आपको महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना जो है आरबीआई की ओर से जारी की गई है। यानी कि जो हमारा पिछला वाला महीना था सितंबर महीना, उसमें आपको इन्फ्लेशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्यों? इसमें सबसे पहले जो बेस इफेक्ट है वो काम करने वाला है, प्रतिकूल आधार प्रभाव यहां पर आपको मिलेगा। दूसरा, जो आपकी खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं जैसे प्याज, आलू, इस तरह की जो कीमतें हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी बढ़ गई हैं। और तीसरा ये रहा है कि मौसम संबंधी अनिश्चितताएं आपको देखने को मिली है। जब हम बात करते हैं मॉनसून की, तो मॉनसून में बेसिकली इंपॉर्टेंट ये रहा कि कई महीने में बारिश हुई, कुछ महीनों में बारिश नहीं हुई, तो एक ही बहुत अनइवननेस देखने को मिली। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। इजराइल इसके अलावा लेबनान पर भी अटैक कर रहा है, ईरान के साथ भी उसका बहुत ज्यादा मसला चल रहा है। तो इन तमाम वजहों से आपको आरबीआई का यह कहना है कि सितंबर महीने में महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से भू राजनीतिक तनाव और अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं पर
मुद्रास्फीति के जोखिम को लेकर के चेतावनी यहां पर जारी की गई। उन्होंने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो नीति निर्माताओं के बीच अभी भी एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, यानी कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी एक बड़ा कंसर्न जो है बना हुआ है। उसको कंट्रोल करना आरबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो ये ओवरऑल हमने यहां पर बदलाव ना करने के कारणों पर बात की। अब इसके पीछे के प्रभाव क्या रह सकते हैं उनकी अगर आप बात करें तो सबसे पहले यहां पर जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने रेट में बदलाव नहीं किया है तो इसकी वजह से जो आपके EBLR यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स जो हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि अगर आप जो है बैंक से उधार लेने जाते हैं तो वो उधार लेना महंगा नहीं होगा, वो अपने ही लेवल पर बना रहेगा। होता यह है कि अगर पॉलिसी रेट बढ़ता है तो उधार लेना भी महंगा हो जाता है और अगर पॉलिसी रेट कम होता है तो उधार लेना भी सस्ता हो जाता है। इसके अलावा एक प्रभाव इसका यह भी पड़ेगा कि जो आपकी EMI है, जो इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट है, उसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। अगर आरबीआई अपनी रेट जो है उसमें बढ़ोतरी करता है तो इसकी वजह से आपकी EMI जो है वो भी बढ़ जाती है। अगर आपका फ्लोटिंग रेट पर है, अगर आरबीआई अपनी जो रेपो रेट है उसको कम करता है तो आपकी EMI भी कम हो जाती है अगर आप फ्लोटिंग रेट पर लोन लिए हुए हैं। तो ये आपको कुछ दो आप कह सकते हैं दो बदलाव होते अगर चेंज आता। इसके अलावा भू राजनीतिक कारकों के प्रभाव पर अगर आप बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव है उसको लेकर के यहां पर खासतौर पर चिंता जाहिर की जा रही है। इसके अलावा इस पूरे युद्ध की वजह से और वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आपको और ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा धातुओं की कीमतों में भी हालिया समय में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, उसको लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आरबीआई है उसने चिंता जाहिर की है कि ये जो धातुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है ये भी एक बड़ी समस्या भारतीय इकोनॉमी के लिए पैदा कर सकती है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिंताओं की हमने बात की। इसके अलावा अब एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर अगर आप बात कर लें कि ये कमेटी क्या होती है और किस तरह से काम करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बेसिकली आपका 2016 में गठित किया गया था। 2016 में सरकार की ओर से आरबीआई एक्ट जो है 1934 का आरबीआई एक्ट जो है उसमें बदलाव किया गया और उसमें एक नई धारा ऐड की गई जिसको कहा जाता है सेक्शन 45ZB। तो ये जो सेक्शन 45ZB है इसमें एमपीसी की बैठक को लेकर के एमपीसी की जो कमेटी है उसका जिक्र किया गया है। ये धारा कहती है कि एमपीसी में केंद्र सरकार जो है टोटल आपका 6 सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसका उद्देश्य अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर जो है डिसाइड करना। तो इसका मेन टारगेट क्या रहता है, ये मुख्य तौर पर भारत में इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। इसका और कोई काम नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम ये नहीं कि ग्रोथ को बढ़ाना है या ग्रोथ को कम करना है, इसका काम है भारत में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। और इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, टारगेट रहता है 2 to 6% के आसपास। अगर 6% से ऊपर रहता है तो आरबीआई को जवाब देना पड़ता है। इसके अलावा इस समिति की निर्णय के जो बैठक होते हैं वो बैठक के जो डिसीजंस हैं वो बाध्यकारी होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कमेटी में आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इसमें गवर्नर जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और मौद्रिक नीति के जो प्रभारी डिप्टी गवर्नर हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा आरबीआई की एक अधिकारी भी जो है, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके एक ऑफिसर भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और फिर 3 सदस्य जो हैं वो केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये आपका एमपीसी की बैठक की हमने बात कर ली है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि मौद्रिक नीति समिति में केंद्र सरकार की ओर से कितने सदस्य नियुक्त होते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।